डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन की हरकत सकनात, हुकूमती वज़रा के बयानात और तेवर ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ना तो हुकूमत और ना ही इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के मूड में है। इलेक्शन कमीशन का आज 7वां इजलास भी शदीद तरीन गौर खौस के बाद बेनतीजा ख़त्म हो गया। आज भी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और लॉ एक्सपर्ट ये सादा सी बात समझने से कासिर रहे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है या इस एक्ट पर जो उस फैसले के कमोबेश एक माह बाद मंजूर हुआ। दूसरी जानिब हुकूमत पहले हल्के फुल्के अंदाज में और अब बाकायदा टारगेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए ये तासुर दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हदूद से तजावज़ है जिस पर अमल करना मुश्किल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जिन्हें मुस्लिम लीग नून का ब्रेन कहा जाता है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाजे कर दिया कि मखसूस नशस्तों का फैसला इतना पेचीदा कर दिया गया है कि सुलझाना नामुमकिन हो गया है। इस फैसले में इलेक्शन एक्ट को बार बार तोड़ा गया। अब ये फैसला करना होगा कि अगर कोई फैसला आइन से मुतसादिम हो तो कौन उसे ठीक करेगा। अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज़ करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करेगा। हम लोग अदलिया में जाते हैं इसलिए कि सवालात ख़त्म हों, मामलात तय पा जाएं। यहाँ मामला ये हुआ है कि आगे बढ़ने के बजाय मामले को इस कदर पेचीदा कर दिया गया है कि इसकी किसी गुत्थी को सुलझाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। आए दिन हमें पता चलता है कि जी फलां कानून पार्लियामेंट का अदलिया ने इसलिए ख़त्म कर दिया, इस जवाज़ पे ख़त्म कर दिया कि ये आइन की किसी शिक से मुतसादिम है। क्या अदालत के जज साहबान हमारी तरह पार्लियामेंटेरियंस की तरह इंसानों में से हैं, गलती कर सकते हैं? अगर हो सकता है, इस फैसले में एक से ज्यादा बार हुआ है, बार बार आइन को तोड़ा गया है और बार बार 2017 के कानून को तोड़ा गया है, इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। इसी तरह वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी दो टोक अंदाज में ये कह दिया है कि इस फैसले पर अमल होगा जो आइन के मुताबिक होगा। यहाँ सवाल ये है कि अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसलों को यूं धुतकारा जाएगा और इस पर अमल नहीं किया जाएगा तो फिर वो कौन सी अथॉरिटी है जिस फैसलों पर अमल होगा। हुकूमत के लिए सिर्फ मखसूस नशस्तों पर अमल दरामद करना ही मुश्किल का बायस नहीं, बल्कि हुकूमत अब भी आइनी तरमीम को पास कराने की कोशिश में है। बस फ़र्क ये है कि अब हुकूमत 53 की तरह तब्दीलियों की बजाय चंद एक निकात पर महदूद हो चुकी है। हुकूमत अब सिर्फ आइनी अदालत के क़याम समेत बलोचिस्तान में अरकान की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक आइनी तरमीम मंजूर कराना चाहती है। हुकूमत की मुबैना तौर पर यह भी कोशिश है कि मुतनाज़ तरामीम पर इत्तफ़ाक़ राय ना ही हो तो अच्छा है और इन पर एतराज़ भी दूसरी जमातें करें ताकि उनको अवाम और मुक़्तदरा के सामने फेस सेविंग का मौका मिल जाए। इन सब पर बात करने के लिए मेरे मेहमान आज मेरे साथ मौजूद होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार बदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंचौता साहब। तो सबसे पहले नईम साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले तो ये वजाहत कर दें ये गैंग ऑफ 3 क्या है, क्योंकि बानिए पीटीआई अपने हालिया बयानात में मुसलसल इस गैंग ऑफ 3 का जिक्र करते हैं और बादल ना ख्वास्ता आप लोग तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी मुश्किल में डाल रहे हैं इतनी हिमायत करके। खान साहब ने जो बात की है वो सेंस के अंदर की है। जहाँ तक बात है 3 अंपायर्स की और एक के बारे में उन्होंने कहा कि कप्तान है और 2 जो है वो ओपनर है। ओपन की बात की काजी फाइज साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, क्योंकि जो लंदन प्लान बना था उसके अंदर एग्जीक्यूशन में इन दोनों का जो किरदार था वो पूरी दुनिया ने देखा और इन तीनों के हवाले से खान साहब ने कहा कि इनको एक्सटेंशन देने के लिए ये सारा किया जा रहा है। और एक्सटेंशन देना क्यों चाहते हैं? क्योंकि 8 फरवरी का जो डाका डाला गया है, जो 9 मई की सारी कहानी थी, जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर हर चीज थी, वो जाहिर ना हो जाए। और इसकी बहुत मिसालें आपके सामने की है कि खातों को दरखास्त न लगना, नए की दरखास्त न लगना, हमारे लोग अगवा होना, घरों में छापे चादरबारी जर्सी की जाती है, तो पूरी दुनिया देख रही है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो इस सेंस के अंदर उन्होंने ये एक बड़ी इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है जहाँ पर अदलिया को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, अदलिया को अपने अंडर लाने के लिए क्या वज़ीर आज़म जो है वो चुनाव करेगा कि आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा, कि जितने भी आईनी मामलात हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन के ऊपर मुकदमा आर्टिकल 199 की जो एक पिटीशन दायर होती है हाई कोर्ट पर, फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारे डिफोर के तहत जाना है, वो सारे मामला जितने मुकदमा हैं वो सारे के सारे तो आईनी अदालत के अंदर जाए, जहाँ पर एक रिटायर्ड जज है जो वज़ीर आज़म की मंशा के मुताबिक होगा, उनकी मर्जी का होगा, उसको पेश करके बिठा दिया जाएगा, फिर वो अपनी मर्जी के साथ जजेस बिठाएंगे। बिल्कुल। नंबर 2 बात यह है कि एक जज को जो एक दिखता है कि मेरे सामने मुदाखलत हो रही है, वीडियो कैमरे लगाए गए हैं, उसको उठाकर सीधा पाकिस्तान डाल दिया जाएगा। इसी तरह से जजेस की तादाद बढ़ाना, इसी तरह से आर्टिकल 43 के अंदर तरमीम लेकर आना कि फ्लोर क्रॉसिंग है
वो उसको जायज करार दिया जाए कि जमात का कोई अगर MLA है तो किसी खलील संधू साहब, खलील ताहिर संधू साहब, सर मेरा आपसे सवाल यही है जो मैंने अभी इनसे किया। जस्टिस मंसूर अली शाह को लेकर आज बानी PTI ने हिमायत का भी ऐलान किया। आपकी नीयत पर शायद किसी को शक नहीं होगा सर, लेकिन काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने में अभी 2 माह का वक्त था, उनका नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन आप लोग जारी नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास 1 माह से ज़्यादा का वक्त भी नहीं है अब जस्टिस काजी फायज ईसा के पास। आपको नहीं लगता नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए ताकि अब हम ख़त्म हो और किसी भी चीफ जस्टिस के लिए मसाइल ना पेश आए? एक तो मैं मिस जो आपने इंट्रो कराया, आपने हरकत व सकनात का लफ्ज़ आपने यूज़ किया, और मैं बाय प्रोफेशन आई एम आल्सो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आइन अमेंड करने का किसी के पास इख्तियार नहीं सिवाय पार्लियामेंट के। अच्छा। आर्टिकल 51 में नईम भाई मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि इनके पास सिर्फ 3 डेज लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ द पैराग्राफ टू टोटल नंबर ऑफ द जनरल सीट्स वन बाय द पोलिटिकल पार्टी शैल इंक्लूड इंडिपेंडेंट रिटर्न्ड कैंडिडेट्स or candidates who may duly join such political party within 3 days। 3 दिन का वक्त होता है इनके पास जो मैंडेटरी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, तमाम जजेस बराबर हैं, लेकिन हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की इंटेग्रिटी पे शक नहीं किया जा सकता, बल्कि ये उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं जो उनके लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। वो बड़े ऑनरेबल जज हैं, लेकिन आइन में अमेंडमेंट वो भी नहीं कर सकते, उनके पास ये इख्तियार नहीं है। आर्टिकल 51 पढ़ लें, आर्टिकल 106 पढ़ लें। आइन का आर्टिकल 51 जो है वो कौमी असम्बली की सीटों को करता है, अपना कैटर करता है, और आर्टिकल 106 जो है वो जो प्रोविंस की सीटें हैं उनको लिहाजा इन्होंने चेंज किया, इसलिए किसी सूरत में भी आइन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। नंबर 2 जो फैसला आया था पहले 2 जजेस का, जो फैक्ट्स की बात है, ये मेरे पास सामने जजमेंट पड़ी है दोनों, उसमें भी सलमान अकरम राजा साहब बहुत हमारे सीनियर लॉयर हैं, मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था और उन्होंने सबके सामने कहा था कि ये सीटें हमें PTI को नहीं मिल सकती क्योंकि इनके पास सिंबल नहीं था। अब ये क्या बात हुई कि अब आप इनको 15 दिन कैसे दे सकते हैं? आइन में अमेंडमेंट अगर किसी ने करनी है तो उसमें लिखा हुआ कि नो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ द ग्राउंड व्हाटसोएवर। और जो आगे है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन बट ऑन द पावर ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मैडम पार्लियामेंट के पास होता है, और आइन जो है वो सुप्रीम है। और जो सुप्रीम कोर्ट का है, बल्कि काकड़ साहब की जजमेंट एक आई थी, जान काकड़ साहब एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की कि अगर पार्लियामेंट हो तो हाई सीजर 239 के तहत किसी आइन को चेंज करना चाहती है तो वो उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। जुल्फ़िकार बदर साहब, सर बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम के जरिए नई अदालत के क़याम पर अब फुट फ्रंट पर आ गए हैं, इतना तो गवर्नमेंट प्रोपेगेट नहीं कर रही जितना वो कर रहे हैं, तो बताइएगा कि उनकी तकारीर से तो ऐसे ही महसूस होता है कि मौलाना ने शायद रिटायर्ड जजेस को आईनी अदालत में लगाने और तोसी ना करने की शराइत पे मान लिए हैं। आप तक कितनी हकायक इस हवाले से आप इससे आगाह हैं? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का ये विजन था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये लिखा गया था और इसके ऊपर दोनों बड़ी पार्टियों ने इत्तफाक़ राय किया था, और 18th अमेंडमेंट के अंदर इसका तरीक़ाकार जजेस की अपॉइंटमेंट का और ये सारी चीज़ें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वो अप्रूव कर दी गई थी कि उसके बाद ब्लैकमेल करके कि चौधरी इफ्तिखार ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये बोला था कि अगर आपने 19वीं अमेंडमेंट ना की और जजेस की अपॉइंटमेंट का और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का राइट वापस ना किया तो मैं 18वीं तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर दूंगा। तो उसी बेस के ऊपर हुकूमत उस टाइम पे जो है वो ब्लैकमेल हुई और 19वीं तरमीम आई। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो भुट्टो साहब का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का विजन था, उस चीज़ को लेके आगे चले हैं कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने ताकि आम आवाम को उनके केसेस के अंदर जो दादा पोता केस है, जो सिविल या क्रिमिनल केसेस 30-30 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट में अगर दायरी की जाए तो उसको 4 से 5 साल लगते हैं सिविल अपील या क्रिमिनल अपील को लगने में और सुनने में, और वो भी कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि अवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ मिले, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भी था और पीपल्स पार्टी ख्वाह भी थी, कोशिश भी कर रही है। बिल्कुल सही। नईम साहब, सर अभी आपने बात सुनी, आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को तैनाती से पहले? क्योंकि अगर ऐसे ही हो गया और आप लोग उनकी हिमायत में इसी तरह बयान देते रहे तो अगर आपके हक में फैसला आ गया तो सियासी मुखालिफिन कहेंगे कि ये आपकी पार्टी के जज हैं।
नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है बिल्कुल कि उनको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि काजी फैसल साहब का नोटिफिकेशन जो है वो भी 87 दिन जो है पहले हो गया था, तो उनका नोटिफिकेशन किया जाए। और जहाँ पर वो बात है वो तो आज़ाद अदलिया की बात करें। वो तो ये नहीं कह रहे कि एक वज़ीर आज़म चाहे वो इमरान खान साहब भी हों और वो उनकी मर्जी का कोई ऐसा जज बिठाया जाए या ऐसी कोर्ट बनाई जाए जहाँ पर उनकी मर्जी के जजेस बैठे हों या पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो फैसले करें या नून लीग के खिलाफ करें या दीगर जमातों के खिलाफ करें। बल्कि वो तो कह रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जिसके मुताबिक जो है अदलिया कंप्रोमाइज हो जाएगी। एक जुडिशियल सिस्टम, एक आइन के मुताबिक आपके 3 सुकून है, अदलिया है, मुकर्रर है, इंतजामिया है। जहाँ इंसाफ की बात है, आज जजेस ने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, और काजी फैसल साहब क्यों नहीं उन जजेस को इंसाफ दे? चले हमारी छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात छोड़ दें, इकराम चेरी की बात छोड़ दें। पाकिस्तानी नहीं होंगे, वो हिंदुस्तानी होंगे या वो इंडिया के होंगे या वो अफगानिस्तान के होंगे या कहीं के होंगे। हम सारे जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं है। वो तो चलें ठीक है, इस नुक्ते के ऊपर ही आ जाए, लेकिन कम से कम अपने जो कुलीग भाई हैं उनके लिए इंसाफ दे दें, जिससे वाज़ेह नजर आता है कि वो किस तरह से बाइस हैं, किस तरह से मुल्क को अंदर कानून की धज्जियां उड़ाने में और मुल्क के अंदर जुल्म जबर को तूल देने के अंदर वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये चीज जो है होने जा रही है। इसमें अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, ये तो एक दूसरे को कहते रहे कि हुकूमत के पास वो मुसवदा है, हुकूमत के पास मुसवदा है, मुसवदा पहुंचा नहीं है। तो जब मुसवदा आया तो फिर कानून कहते हैं आ गया, लेकिन उसके बाद भी किसी के पास पूरा नहीं था। कोई कापी लेकर फिर रहा था, कोई कापी लेकर फिर पता नहीं वो किसने मुसवदा बनाया। तो ऐसी तरमीम जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए मानी जा रही है या उसके ऊपर हाँ की जा रही है क्योंकि आप खुद चोर हैं। जब चोर होता है बंदा तो फिर आप आगे से ना नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी आगे तलवार लेकर खड़ा हो तो आप कहते हैं कि ठीक है जी का। बिल्कुल सही। नईम साहब, एक ब्रेक हम ले लेते हैं, उसके बाद अपने मौजूस गेस्ट की भी शामिल करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं हालिया इश्यूज़ पर। खलील ताहिर सिंधु साहब, जिस तरह अभी आपने सुना, नईम हैदर साहब ने भी जिक्र किया, सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। सिर्फ एक बात मान लें कि अगर 8 जजों ने कहा है, अब पार्लियामेंट इस मामले को देखेगी कि आईन और कानून के मुनाफी तो नहीं, यानी सर लग रहा है कि तहैया हुकूमत ने कर लिया है कि किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट की नहीं माननी, तो फिर क्या आप लोग तैयार हैं तौहीन अदालत के लिए? और अगर शहबाज शरीफ बर वक्त इलेक्शन ना कराने पर तौहीन अदालत से बच गए हैं तो सर जरूरी तो नहीं है कि बार बार किस्मत साथ दे? मैंने आपसे पहले भी हम्बल सबमिशन की है कि किसी के पास अथॉरिटी नहीं है सिवाय पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। मेरे भाई है नहीं, मेरे जो था वेरी कॉम्पिटेंट लायर, उनसे पूछ लें कि 51 में 3 डेज की मुद्दत है कि नहीं है। और इसी तरह आर्टिकल 106 में, और दूसरा ये आर्टिकल 187 की बात कर रहे हैं। 187 क्या कहता है? कंप्लीट जस्टिस, इंसाफ करे, लेकिन तहरीक इंसाफ तो नहीं ना करना, सिर्फ इंसाफ करना है। तो इसके अलावा वो भी अगर आपने 184(3) के तहत नोटिस लिया तो देन यू कैन। अभी 2 जजमेंट आई हैं ऑनरेबल जज साहब की। एक साइफर केस में उन्होंने 187 को यूज़ किया, और अभी ये दूसरा ये था, उसमें बेनिफिशियरी इमरान खान साहब थे। हम बिल्कुल नहीं चाहते अगर इनका कोई राइट है तो इनको मिले, लेकिन ये तो ना पार्लियामेंट्री पार्टी थे, ना जमात थे, ना इनका अपने सिंबल पर निशान लड़ा। हाउ इलेक्शन कमीशन कैन गिव देम सीट्स? उसमें इतनी ज्यादा तादाद है कि नहीं दी जा सकती इनको सीटें। बाकी जो इलेक्शन कमीशन करेगा देखते हैं। पार्लियामेंट का काम है जी आइन बनाना, आइन बनाया, आइन को तोड़ना नहीं है। और अभी मैंने आपको 239 भी पढ़ के सुनाया कि आइन कहता क्या है जी। ओनली पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट एंड एम्पावर्ड टू चेंज एंड अमेंड द लॉ। बिल्कुल ठीक है। जुल्फ़िकार बदर साहब, सर आप भी यही सोचते हैं कि तौहीन अदालत नहीं लग सकती? और दूसरा ये मामला कि तरमीम में 53 की बात हो रही थी, लेकिन अब ये सिर्फ आईनी अदालत तक महदूद हो चुकी है और PTI को भी इसके लिए एंगेज किया जा रहा है। देखिए, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना साहब जो हैं वो अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। इस पे जिस जगह ज़रूरत होगी आइन के अंदर अमेंडमेंट करने की उसको डिस्कस किया जाएगा। दोनों पार्टियां अपना अपना ड्राफ्ट बना के उसको डिस्कस करेंगी और इसमें कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा। उसमें ऑब्वियसली PTI के दोस्तों को भी जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनके साथ भी ड्राफ्ट को शेयर किया जाएगा और उनको भी ज़ेरे बहस लाया जाएगा, ताकि उनको पता हो कि जो अमेंडमेंट लाई जा रही हैं उसमें पाकिस्तान में कितनी ज़रूरत है उसकी, क्योंकि ये किसी शख्सियत की, किसी इंडिविजुअल या किसी एक शख्सियत के लिए जो है ये काम होने नहीं जा रहा। ये ओवरऑल सिस्टम की बेहतरी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बेहतरी के लिए, आइन और कानून की बेहतरी के लिए होने जा रहा है। और ये जहाँ तक बात रह गई कि कंटेम्प्ट की या बाकी चीज़ों की, देखें ये जो चीज़ आइन के अंदर है जजेस ने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। अगर उस इंटरप्रिटेशन को गलत करते हैं जैसे 63A के बारे में कहा गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पार्लियामेंट के अंदर जाके उसको डिस्कस किया जाएगा। ये नहीं हो सकता
कि कोई स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई मिनिस्टर या कोई जज आइन से बालातर होके रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करे या उसकी पर्सनली अमेंडमेंट करे या अपनी मर्जी की अमेंडमेंट जो इंटरप्रिटेशन करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस पे जो कुछ भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा और हम हर वो काम करेंगे जो पार्लियामेंट की जो है सवाबदीद है, और पार्लियामेंट की सवाबदीद यही है कि वो अमेंडमेंट लेके आए, कानून साजी करे, और अगर कहीं पे कानून के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बेहतरी लानी है, अमेंडमेंट लानी है, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल फोर्सेस को, पार्लियामेंटेरियंस को, जो पार्टियां पार्लियामेंट में मौजूद हैं या नहीं मौजूद, उन सब के साथ डिस्कस करके इसको लाया जाएगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ खुद भी उनके पास जा रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, और इसको इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अच्छे तरीके से, जैसे पीपल्स पार्टी के कायद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आइन बनाया और फिर बीबी शहीद ने ये विजन दिया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का, और पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट लेके आई। अभी ये भी पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह कोशिश कर रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके जो है ये अमेंडमेंट लेके आए, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देगा। चले, वो एक स्टेक होल्डर तो हमारे साथ ही बैठे हैं। नईम साहब, आईनी अदालत को सपोर्ट करेगी तहरीक इंसाफ अगर जस्टिस काजी फायज ईसा को उस अदालत का चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाता? और दूसरी बात, आज इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया और आपने सुन ही लिया, सेनेटर खलील ने कहा है कि आपकी सीटें बनती बुनती हैं नहीं और हुकूमत की नीयत भी नहीं है आपको देने की। देखिए, बात यह है कि मैं हैरान हूँ कि ये कहते हैं कि हमारी सीटें नहीं बनती। देखिए, वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, अवाम ने कप्तान को वोट दिया है, इमरान खान साहब को वोट दिया और उसके नुमाइंदे जीते हैं। आप कौन हैं? आपकी कैसे सीटें बनती हैं? क्या वो नून लीग को वोट मिला है? क्या वो पीपल्स पार्टी को वोट मिला है? क्या वो एमकेएम को वोट मिला है? तो ये किस तरह कटोरा लेकर वहां पर पहुंच गए? इनको शर्म नहीं आ रही कि पहले ये फॉर्म 47 के मुताबिक इन्होंने डाका डाला 17 सीटों वाले, और वहां पर 100 के ऊपर सीटें लेकर चले गए, और फिर अलायंस मिलाकर और फिर रिकाउंटिंग के जरिए हमारी सीटें हरवा कर इनको दी जा रही हैं। कहीं पर आपने पाकिस्तान में देखा है कि दोबारा रिकाउंटिंग हुई हो इस 8 फरवरी के बाद और कोई सीट हमें मिली हो? सारी सीटें इनको दी जा रही हैं, तो सारी बातें नजर नहीं आ रहा। और काजी साहब ऊपर बैठे हैं, वो कहते हैं फॉर्म 45 भी छोड़ो, फॉर्म 47 भी छोड़ो, आप बात करो उन फैलों की जिनके अंदर बोगस वोट डाले गए हैं। तो ये सारी चीजें वाज़ेह नजर आती हैं कि मुल्क के अंदर क्या किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मुकद्दम है, कोई ये नहीं कह सकता कि आइन को रीराइट किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिव्यू फाइल होता है, और जजेस जो हैं वो बिठाए जाते हैं। इसलिए नहीं बिठाए जाते कि आप उनके ऊपर ये कहें कि ये फैसला है, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप उस इदारे की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करते हैं, आप उस इदारे को डीवैल्यू करते हैं। ये हमारे इदारे हैं, और अगर हम अपने इदारों की एहतराम नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? तो आपने देखा कि कासिम सूरी ने रूलिंग दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस रूलिंग को खत्म किया, तो क्या किसी ने उसके ऊपर कोई बात की? तो हमने कहा कि ठीक है, इन पे कंटेम्प्ट लग सकती है। इसके अलावा आप देख लें कि मुख्तलिफ फैसले आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माने। अगर हमें कहा गया कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं, इंटर पार्टी इलेक्शन, हमने दोबारा करवाए। हमें आजाद किसने किया था? मैं खुद लड़ा हूं इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैनात किए गए वो आरोज ने, और जब आरोज ने आजाद किए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलती इनकी नहीं थी, पीटीआई की नहीं थी, ये इलेक्शन कमीशन जो है इसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाया। 13 में से 11 जजेस ये कह रहे हैं कि उसने इलीगल काम किया है। तो ये पीएमएलएन वाले तो बेनिफिशियरी हैं, उस बंदे की क्या वैल्यू होती है जिसकी जेब में पैसे डाले जा रहे हैं और वो एक जनाब नहीं, वो मैं ठीक हूँ, वो बंदा ठीक नहीं है। आपने देखना है दरमियान वाला मुनसब क्या कह रहा है। मुनसब ये कह रहा है कि ये सीटें इनका हक थी, इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो पार्टी बन के केस लड़ा हुआ है, तो क्यों ना फिर उसे अंपायर कहा जाए। हम इसलिए उसे अंपायर कह रहे हैं क्योंकि ये जो लंदन एग्रीमेंट बना था उसमें उसने अंपायर वो अंपायर शामिल है और उसने पूरा रोल अदा किया। और आईनी अदालत सपोर्ट करेंगे सर आप? जी, आईनी अदालत को पीटीआई सपोर्ट करेगी? क्यों सपोर्ट करेगी? शहबाज शरीफ की तरफ से जज बिठाए जाएंगे, हम उसे सपोर्ट करेंगे कि मुल्क के अंदर जुल्म जबर को तूल दी जाए, वीको डाले लोगों को उठाते रहे और काजी साहब दरखास्त ही ना लगाएं। ऐसी अदालत बनाई जाए कि लोगों को कि घरों में छापे मारे जाएं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल की जाए। हम कहें कि ठीक है, आर्टिकल 6 के अंदर तब्दीली करें और ये कहें कि एक पार्टी का कोई एमएनए जो है दूसरी पार्टी में चला जाए, उसका वोट काउंट हो जाएगा। हम क्यों ऐसी आईनी अदालत को माने जहां ये अपनी मर्जी के मुताबिक केसेस सुनवाएंगे और अपनी मर्जी से फैसले लेंगे। हम चाहते हैं कि जुडिशरी जो है वो आजाद एक इदारा है और उसे आजाद रहने दिया जाए। अगर उसे आजाद नहीं करना तो उसने लोगों को क्या आजाद करना है, उसने मुल्क को क्या आजाद करना है। एक इदारा बच गया था, उसकी भी आप साख तबाह करने की तरफ तो पड़े हैं, क्योंकि आप खुद चोर हैं और उस चोरी को छुपाने के लिए जो पीछे से आपको तावीज की तरह वो
मुंह में डाला जाता है और आप तोते की तरह आप बोलना शुरू कर देते हैं, मुसावदा आ गया, मुसावदा आ गया, मुसावदा आ गया, और हम आईनी अदालत को सपोर्ट करते हैं, हम सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल को सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीजें आपके ऊपर भी नाफिज होंगी। आज तो आप कर रहे हैं ना कि एक आपको आर्जी तौर पर आपको मिल रहा है, लेकिन आप ये परमानेंट नहीं ले सकते। और है। इसी वजह से बलाल के दरमियान में बोला कि हम सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के ऊपर नहीं आते जी, उस पर भी नहीं आते, इस पे भी नहीं आते, लेकिन ये सारे मिले हुए हैं आपस में, ये सारे बेनिफिशरी हैं, इन सब ने मुल्क के मैंडेट के ऊपर डाका डाला हुआ और उनके पास कोई कारकर्दगी नहीं है, इनके पास कोई लायामल नहीं है सिवाय पाकिस्तान तरीके इंसाफ को टारगेट करने से। वो उसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है इधर बैठने का। बिल्कुल सही। खलील ताहिर साहब, सर आप लोग केसेस के बोझ को जवाज बनाकर आईनी अदालत बना रहे हैं, जो कि टोटल शायद 187 के करीब होंगे जिस पर आप आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल फिर लोग ये भी पूछते हैं भाम दूर करने के लिए कि बाकी अदालतों में तकरीबन 7 लाख के केसेस सर ज़ेरे इल्तवा हैं। लॉयर कोर्ट्स और जुडिशरी नीचे जजेस आप क्यों नहीं बढ़ाते ताकि आपकी नीयत पे भी शक ना हो, कोई ऐसी भी तरमीम ले आए? देखिए जी, मैं तो अपने भाई पे परे हैरान हूँ आज नईम हैदर पंजोता पे। उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया कि शर्म नहीं आती। इनको बताएं कि ये 5 जजेस ने भी ये कहा है कि ये सीटें इनको नहीं मिल सकती, जिसमें जैसे अमीनुद्दीन खान है और नईम अख्तर अफ़गानी है, अफ़गान, और ये आपके प्रोग्राम में ये बात कही गई है। इन्होंने कहा है कि इनको शर्म नहीं आती। यही अफरीदी ने भी कहा कि इनको ये 187 के साथ कोई नहीं दी जा सकती सीटें इस तरह से। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा एज ए लॉयर, मतलब मेरा ब्रदर फेलो है, वकील है ये भी, तो हमें अपनी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा हमें बड़ा महज़ब रखना चाहिए। मैं तो कबूतर की जो होता है वो कौवे की ज़ुबान नहीं बोल सकता, मैं तो ऐसी बात नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि ये सीटें नहीं मिल सकती इसलिए कि ये पार्लिमानी पार्टी के तौर पे इन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। नईम भाई को पता है 51 में 3 डेज़ का जिक्र है, 106 में भी आईने पाकिस्तान में सिर्फ 3 डेज़ का जिक्र है, और फिर जो 239 है उसमें भी आप चले जाएँ तो उसमें भी यही लिखा है कि अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो ये बात है, असल में आइन की बात करें ना, आप ख्वाहिशात की बात करेंगे तो ख्वाहिशात तो और होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये ख्वाहिशात कभी नहीं पूरी होती। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत सारे लोग, लेकिन सिंपल इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कोई मतलब बयान कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करेगा, लेकिन वो जो 5 जजेस हैं आप सबको कह गए हैं सारे, मुझे भी मेरी तो चलो खैर है, मेरे तो भाई हैं आप उनको भी रगड़ गए कि इनको बदतमीजी है, इनको शर्म नहीं आती, ये नहीं आती। मुझे दुख लगा कि पब्लिक टीवी के प्रोग्राम में नईम भाई ने ऐसी बात कह दी है। चलिए मेरे साथ ही रहिएगा। जुल्फ़िकार बदर साहब, सर ये बताइएगा कि बानी पीटीआई ने आज वाजे किया है कि अली अमीन गंडापुर को उन्होंने इजाज़त दी थी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए, जिस पर उन्होंने उसे कहा है कि जनाब अब कोई बात नहीं होगी, और उन्होंने वो तजवीज़ वापस ले ली है। यानी कि ये समझा जाए कि सारी हकीकत में पीटीआई कश्तियाँ जला चुकी हैं और तमाम दरवाजे खुद ही बंद कर दिए हैं इन्होंने अपने लिए। देखिए, बानी पीटीआई तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट दोबारा उनको उसी तरह जिस तरह 2018 में एक जाली मैंडेट दे के उनको हुकूमत में लेके आए थे, उसी तरह वो चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश यही है कि दोबारा उसी तरह उनको हुकूमत में लाया जाए, और उसके लिए वो कोई भी जो है हकीकत को इकरार करते हुए, हकीकत को मानते हुए उससे इनकारी हैं, और वो चाहते हैं कि बस वही वाला काम हो, वो चाहे अली अमीन गंडापुर साहब हो या कोई हो। वो तालिबान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जिन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहते। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें इनकी सोच के ऊपर या इनकी बातचीत के ऊपर कि क्या फ़ैसला हो सकता है, क्या मामला हो सकता है। तो अदरवाइज़ तो कोई सियासी आदमी होता तो या सियासी सोच विचार वाला होता, सियासी सोच रखने वाला होता, ऐसा सियासी लीडर, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के बातचीत करता और वो कहता कि ठीक है मैं बातचीत करता हूँ और मामलात को आगे लेके चलता हूँ, ताकि इस मुल्क में एक मुआशी और सियासी इस्तेकाम आए और पाकिस्तान आगे चल सके। लेकिन उन्होंने इस बात का तहिया किया हुआ है कि किसी भी सूरत में जो है वो नहीं सुनना चाहते, नहीं मानना चाहते, और वो आगे लेके चलना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक इंस्टेबिलिटी ही रहे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अफसोसनाक बात है, और जिस शख्स को उन्होंने लगाया है बातचीत के लिए, उसकी गुफ्तगू सुन लें और उसका रवैया देख लें तो वो तो आपको कहीं से लगता ही नहीं है कि कहीं से कोई सियासी सोच विचार या सोच वाला आदमी है। वो तो बिल्कुल ऐसे है नोविस और नॉन पॉलिटिकल, जो एक गुंडा टाइप होता है, वो उस किस्म की हरकत करके बताना चाह रहा है।
यहाँ पे तो सियासत में आपको सब्र भी करना पड़ता है और आपको जो है बर्दाश्त भी बिल्कुल करनी सही। पड़ती है और आपने मुखालफिन से हर किस्म की बात भी सुननी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी करें, क्योंकि सियासत ख्वाहिशात का खेल नहीं है, बिल्कुल सियासत ठीक है। ग्राउंड रियलिटी का खेल है। और ग्राउंड रियलिटी पे अगर कोई ये समझे कि साल के 12 मौसम और जर्मनी जापान की सरहद और अंडे और मुर्गियां बेच के पूरी कौम की किस्मत बदल देंगे, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी, ये गुफ्तो चुनीत करके आपने पूरी कौम को बेवकूफ़ बना दिया था। आपने कहा था कशकोल नहीं उठाएंगे और IMF के पास जाके आपने पाकिस्तान को बिल्कुल गिरवी सही। रखवा बदर दिया साहब और मुझे आज मौका तक दीजिएगा पाकिस्तान सर, और आपका उसकी अवाम फंसी हुई है। बिल्कुल सही, आपका यही पॉइंट मैं नईम साहब के सामने रखना चाहूंगी। नईम साहब, गंडापुर साहब को जो इजाजत दी गई थी वो वापस ले ली और उन्होंने कहा है कि अब सिर्फ एहतजाज होगा। तो सर फिर अगर बातचीत नहीं होगी, सिर्फ एहतजाज होगा, तो फिर PTI फिर शिकवा करेगी पाबंदियों का? नहीं, देखिए बात यह है कि हम जो है वो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए निकल रहे हैं, हम अदलियत की आज़ादी के लिए निकल गए हैं। हम तो निकल रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है वो आज़ाद हो। हम तो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंसाफ हो। आपका मुल्क आगे तब बढ़ सकते हैं जब आपके मुल्क के अंदर इंसाफ हो। आपका जो आइन है, आपकी जो किताबें हैं कानून की, क्या उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन या अमल हो रहा है? जहाँ धांधली की बात है, डाके की बात है, बिल्कुल फॉर्म 47 के मुताबिक इन्हें बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये धांधली डाका डाला गया। तो इलेक्शन कमीशन का जो काम था उसने तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं करवाया। तो अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो ना करवा के और उसको कवर अप ऐसे किया गया है कि आपने देखा कि आरोप से वो हमारे पेपर जो है वो ताइद कुरिंदों से तजवीज़ कुरिंदों को उठाया गया, पेपर सीने गया, सारा प्रोसेस देखा। पूरी दुनिया ने देखा कि जलसे जुलूस की इजाजत नहीं है, रैली की इजाजत नहीं है। और जहां बात है पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, आपने देखा है कि कोई ये हमसे कहते हैं कि ये सियासी इंटरफेयर नहीं, कोई आपने देखा है कि कोई पॉलिटिकल इन्होंने स्टेटमेंट दी हो, कोई आपने देखा है कि मुल्क के अंदर जो जबरी गुमशुदगियां अगवा हो रहे हैं तो उन्होंने कहा हो कि अगवा एजेंसियां, कभी आपने देखा है कि लोग क्यों कारपेस की पिटीशन दायर करें? कभी आपने देखा है कि घरों में कैमरे जा रहे हैं, थ्रेट्स कर रहे हैं, बल्कि ये खुद आकर कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जजेस की फलानी प्रॉपर्टी निकल आई है, पासपोर्ट निकला है, इसका फलाना फेयर है और फलाना फेयर है। कभी आपने देखा है कि कोई इन्होंने स्टेटमेंट दी हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उसके ऊपर तस्लीम करना चाहिए, अमल करना चाहिए, जिस इदारे को डायरेक्शन दे उसको अमल करना चाहिए? कभी आपने देखा है कि मर्जी के बेंचेस बनाकर मर्जी के फैसले लिए गए और मर्जी के फैसले अपने केसेस की हद तक जो अपने समझे वो ठीक है, बाकी के करने की जरूरत नहीं है, फिक्स करने की जरूरत नहीं है? कोई एक जुमला भी आपने देखा है? नैब के अंदर तरमीम करके सारे केसेस खत्म करवा दिए। आज भी अलकादर ट्रस्ट केस खान साहब का अडयाला जेल के अंदर चल रहा है। कोई एक स्टेटमेंट आपने देखी है कि उन्होंने दी हो कि हम पॉलिटिकल जमात हैं और क्योंकि तरमीम के जरिए केसेस हमारे, हमने क्लीन चिट ले ली है, लेकिन खान साहब के केस किस कानून के तहत फिर चल रहे हैं? इमरान खान तो नहीं क्लीन चिट मांग रहा है, इमरान खान तो केसेस फेस कर रहा है, इमरान खान तो नहीं भागेगा, इमरान खान के तो नहीं प्लेटलेस कम होंगे, इमरान खान तो डट के खड़ा है। इमरान खान इसलिए डट के खड़ा है क्योंकि वो चाहता है कि कुर्बानी देने से जो है वो मुल्क में आजादी होती है। आपके मुल्क के अंदर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और कोई भी कौम जो है कुर्बानी को बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तो नईम साहब ये भी सर बता दीजिएगा, आप ये भी बता दीजिएगा कि चलें एहतजाज तो करेंगे, आपका आईनी हक है, आप एहतजाज करें, लेकिन नए चीफ जस्टिस को मुतनाज़े क्यों बना रहे हैं? इतनी हिमायत, इतनी सपोर्ट कि हर कोई उन्हीं के बारे में बात कर रहा है, उनके लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। देखिए हम क्यों उस चीज को सपोर्ट करें या उनके बारे में क्यों बात करें? आपने देखा नहीं है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस अचानक से लाया गया। वही काजी फाइज साहब 5 साल पहले कहते थे कि वो बंद हो जाना चाहिए जहां पर ऑर्डिनेंस की जरूरत पड़ जाए कोई भी लॉ पेश करने के लिए। आज वही ऑर्डिनेंस आया और उसके ऊपर उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दे दी जिसमें से उन्होंने मुनीब साहब को बाहर कर दिया। तो उन्होंने एहतजाजन जो है कहा कि मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। कोई रीजन तो बताया ना कि क्यों मुनीब को अलग किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि लाइक माइंडेड जजेस नीचे से चौथा बंदे जो को उठाकर अपने साथ बिठाकर और वो चाहते हैं अपनी मर्जी के बेंच तश्कील दिए जाएं। तो मंसूर साहब ने बात जो की है तो हमने उसको सपोर्ट करना है। जो भी बंदा इंसाफ की हक की बात करेगा उसे सपोर्ट करेंगे। अब बेंचेस की तश्कील का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें कोई हमारा केस तो नहीं लगा या कोई ऐसा मामला तो नहीं हुआ, लेकिन लगाने की तरफ जो बढ़ने का कदम उठाया काजी फैसल साहब ने, उसको जो है बिल्कुल उसकी मुखालफत की है मंसूर साहब ने। तो कोई भी इस तरह का काम करेगा जो कि बिल्कुल इंसाफ पर मबनी सपोर्ट करेंगे, ठीक हो गया, तो बिल्कुल हम भी सही, खुश होंगे। ये आवाम का मुतालबा है, कोई एक बिल्कुल बंदे का ठीक नहीं है। है। मेरे साथ ही रहिएगा। जुल्फिकार बदर साहब, सर आपको लगता है कि अब जिस तरह एक तरफ हुकूमत डटी हुई है, नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही, हालांकि काजी फायज़ साहब का उनके वक्त में 2 महीने पहले आ गया था, आपको लगता है ये जारी कर देना चाहिए? बिलावल साहब ने तो कहा भी था कि मैं देख रहा हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनते हुए, लेकिन आज जिस तरह हिमायती पैगाम अडयाला से बाहर आता है,
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए, आपको नहीं लगता उनके लिए और अदलिया में तकसीम का और हर पार्टी का अपना जज होने का तासुर जोर पकड़ जाएगा? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो बयान ये भी दिया है कि उनके लिए काजी फाइज ईसा की भी वो इज़्ज़त करते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की भी इज़्ज़त करते हैं। तो उनके लिए तो दोनों ऑनरेबल हैं, दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। ये जो इन नोटिफिकेशन का मामला है, ये हुकूमत ने देखना है। ये तो एक दिन 2 दिन पहले भी हो सकता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। 2 महीने पहले क्या, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ की जो नोटिफिकेशन है वो 1 महीना 2 महीने पहले कर दी जाती है, फिर एक दिन पहले भी नोटिफिकेशन हुआ। तो इसमें ये हुकूमत की स्वाबदीद है, दिस इज़ द प्रोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट कि वो अपनी मर्ज़ी से इसका नोटिफिकेशन कर सकते हैं। और इसमें जो सीनियरिटी है उसके ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर मंसूर अली शाह साहब सीनियर हैं और उनकी बारी आनी है तो इस पर किसी को डाउट नहीं है। बिलावल साहब ने ये भी बात कही है कि वो अगले चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से इस बात पे हर मुमकिन कोशिश है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने और उसके ऊपर रोटेशनल मैटर होगा, तमाम सूबों को उसका दिया जाएगा राइट और उसमें सीनियरिटी दी जाएगी। और ताकि ये जितने भी मैटर आते हैं, जैसे ये अभी इलेक्शन एक्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि 15 दिन का टाइम दे दिया, फिर जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन नहीं की और जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराई उनको भी राइट दे दिया। दिस इज दे हैव सेट अ प्रेसिडेंट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और इलेक्शन एक्ट के अंदर एक ऐसी चीज़ को वायलेट कर दिया गया है जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्टली जो है इन्फ्रिंग्ड होता है। तो इसको देखना है कि इसको कैसे जो है इसकी रेमेडी हो सकती है, क्या मामला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट हो वो अगर आइन और कानून के मुताबिक होगी तो उसकी बिल्कुल जो है ऑनर होनी चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पहले 63A की तरह की जजमेंट देता है, फिर 63A पे दूसरी अपनी इंटरप्रिटेशन देता है और दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी होती हैं, एक दूसरे से नहीं मिलती, तो उसके ऊपर फिर फैसला होना चाहिए कि कौन सी जो है इंटरप्रिटेशन ठीक थी, कौन सी नहीं ठीक थी। तो उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट की एक जज बेंच बन रहा है और वो बैठ के इसके ऊपर देखेंगे, नजरसानी करेंगे कि क्या चीज़ होनी चाहिए। तो नंबर को पूरा करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। नईम साहब, आज मरीम नवाज ने बगैर गंडापुर साहब का नाम लिए पैगाम दिया है कि अगर पंजाब में कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और साथ में ये भी कहा कि 6 बजे जलसा सिर्फ 2 पुलिस एहलकारों ने ऐसे ख़त्म करा दिए जैसे आप लोग इंतजार में बैठे हुए थे कि कोई आए बंद कराने और हम जलसा बंद करें। देखिए, बात यह है कि हमने जलसा जो है संजानी भी डंके की चोट के ऊपर किया। हमने लाहौर भी, इनका दिल नहीं था कि जलसे की इजाजत दी जाए और फिर रात का क्यों 11 बजे जाकर एनओसी जारी करना पड़ी, क्योंकि देखा कि आवाम का समंदर लाहौर पहुंच चुका है और ये लोग निकलेंगे, ये कंट्रोल नहीं होंगे। थर्ड बात ये है, जहाँ ये बात करती है कि कानून के अंदर रहकर, हम तो कानून के अंदर रह के करते हैं, लेकिन आप अपने जो है वो चाचू और डैडी से कहें कि वो जो ट्रक भिजवाते हैं वहाँ पर रास्ते में रुकावटें डालते हैं कि खड़े कर देंगे, ठीक इंसाफ के लोग ना आए, और फिर हम उससे पहले ही कि वो लेट पहुंचे और सुबह सुबह की तस्वीरें हम लगा दें कि लोग तो देखें जी आए ही कोई नहीं है, लोग तो थे ही नहीं और उनका जलसा फ्लॉप हो गया। एनओसी फिर क्यों आप देते? आप एनओसी देकर और फिर उसके बाद आप रुकावटें डालते हैं, लोगों के घरों में छापे मारते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं और फिर कहते हैं जनाब देखें जी लोग लोग पहुंचते हैं। लोग तो रात 8 बजे तक जा रहे थे, 9 बजे तक जा रहे थे, कलीमी वापस चले गए थे और मैं जलसा गाँव में मौजूद था, उस वक्त भी लोग आ रहे थे। और लोग जो है वो बिरयानियों के लालच में नहीं आते। जो आपकी आदत है ना कि बिरयानियों के लालच देना, आपकी आदत है कि फेक मशीनरी को इस्तेमाल करना, डीसी को उनके ऑफिस से जितने भी ऑफिस हैं, सरकारी दफातर हैं, उनको यूटिलाइज करना, गाड़ियां मंगवाना और लोग मंगवाना। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वो वर्कर जो है वो इमरान खान की खातिर आता है। नंबर 2 बात ये रह गई कि जहाँ जलसे की बातें इंशाल्लाह ताला हम पिंडी करने जा रहे हैं, अभी भी हमें कह रहे हैं कि 2 से लेकर आप इतने तक कर लें, हम बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने जल्द ना दी तो हम उसे प्रोटेस्ट में बदलेंगे। लास्ट टाइम भी राना सनाउल्लाह या ख्वाजा आसिफ को या कोई और कह रहे थे कि अटक पुल क्रॉस करके देखे, वो फैसल वाडा भी बड़ी बातें कर रहा था, तो उसने अटक पुल भी क्रॉस किया, बल्कि वो लाहौर शहर के अंदर आया और आकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। आपने टाइम एक नहीं दिया, 6 बजे तक जलसे का टाइम शुरू होता है और फिर आप कह रहे हैं कि जनाब पुलिस वाले आगे से हम रेजिस्टेंस करते हैं, आगे से हमारे लोग धक्के मारते,
फिर वहाँ पर जो है ऐसा फसाद बर्पा किया जाता है जहाँ पर हमने भी देखी कि मुख्तलिफ लोग कैनातों के अंदर घुसाए जा रहे हैं। नून लीग के कारकुन, आपको पता है गुल्लू फट ये इन्होंने छोड़े हुए हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा फसाद बर्पा किया जाए, फिर कहा जाए कि ये 9 मई वाले। तो हमने उस दिन भी पुरअमन जमात का मैसेज दिया, हमने उससे पहले जब जलसा मनसूख किया उस वक्त भी पुरअमन जमात का मैसेज दिया, हमने संजानी के दिन भी पुरअमन जलसा दिया, उस दिन भी कंटेनर लगा के पुरअमन का मैसेज दिया। और दूसरी बात ये रह गई जहाँ पर मेरे भाई फरमा रहे हैं, मैं उनको जवाब देना चाहूँगा और फिर मैं इजाजत चाहूँगा। देखिए बात ये फरमा रहे हैं कि जो है वो पार्लियामेंट जो है उसके पास इख्तियार होता है तरमीम करने का। पहली बात तो यह है कि मुझे बताया जाए कि कौन सा वार्ड जो है वो जीते हुए हैं, कौन सा हल्का आप जीते हुए हैं। कोई बंदा नहीं जीते हुए, तमाम लोग अपने हल्के तमाम हारे हुए हैं। आप बता दें कि नवाज शरीफ जीते हुए, आप बता दें शहबाज शरीफ जीते हुए, आप बता दें कि आसफा भुट्टो जो हैं जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर आई है, हमारे बंदे को लड़ने का मौका ही नहीं दिया और जिस तरह से वो डील करके आई, हमें नहीं पता, सारी दुनिया नहीं देख रही। आपको तो अवाम ने इख्तियार ही नहीं दिया कि आपको इस तरह का अवाम बैठ कर कोई बात कर सके। आप ये तो अवाम की जो है वो एक शराफत है कि वो आपको कॉलर से पकड़ कर घसीट कर बाहर नहीं ला रहे, वरना आपकी तो वहाँ पर औकात ही नहीं है बैठने की। आप वहाँ पर घुसे हुए हैं, आपने मैंडेट चोरी किया और आप वहाँ पर उस अवाम का फैसला करना चाहते हैं जिस अवाम ने आपको मुंतखब भी नहीं दिया कि आप उनका फैसला करें। तो लिहाजा ये सारी तरमीम इसलिए कर रहे हैं कि जो डाटा डाला गया है उसको किसी तरीके से कवर किया जाए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ कानून की बालादस्ती के लिए जंग इंशाल्लाह जारी रखेगी और मरते दम तक जारी रखेगी। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब आपका। और एडिशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपी जुल्फ़िकार बदर मेरे साथ मौजूद थे और खलील सिंधु साहब मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं ये वक्त का पहिया कहाँ पर घूमता है, किसकी मानी जाती है और किसकी नहीं मानी जाती। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।